फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। एज्यूम दैट द मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाई m इज इक्वल टू ए एम पी। ठीक है, जो मास है वो कह रहे हैं एटम मास नंबर इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देना, मास ऑफ प्रोटॉन। एज्यूम किया है कि इससे मास ऑफ न्यूक्लियस हम फाइंड कर सकते हैं, मान लिया। ठीक है, ए क्या है, मास नंबर दिया है आपको। एस्टिमेट द डेंसिटी ऑफ मैटर इन केजी पर मीटर क्यूब। आपको डेंसिटी फाइंड करनी है और केजी पर मीटर क्यूब में, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के लिए आपको रेडियस चाहिए और क्या मानना है, जो कुछ आप ऐसे समझ लो, जो न्यूक्लियस होता है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, तो वॉल्यूम जो निकालेंगे तो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस अगर मिल जाए तो वो हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लाएंगे रेडियस का, तो रेडियस होती है आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू पावर 1/3। ए क्या होता है, मास नंबर। ठीक है, आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखनी है आपको, 1.1 फर्मी, 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो आर क्यूब कितना आ जाएगा, आर क्यूब, तो जो आर क्यूब आएगा, क्योंकि हमें आर क्यूब पुट करना है वॉल्यूम में, तो आर क्यूब आ जाएगा आपका आर नॉट का क्यूब इंटू ए। ठीक है, तो जब आप डेंसिटी फाइंड करोगे, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है, तो मास है ए इंटू एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब किसके बराबर आ गया, आर क्यूब आ गया आपका आर नॉट का क्यूब इंटू ए। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही कि इस ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये मिल गया आपको एम पी डिवाइडेड बाई 4/3 पाई इंटू आर नॉट का क्यूब। कैलकुलेशन में आप पे छोड़ देता हूँ, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है। मास ऑफ प्रोटॉन पता होता है आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको है ही पता। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन पता होता है, केजी में पुट करना है, और रेडियस आर नॉट, ये जो आर नॉट की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁻15, उसका क्यूब करना है आपने, सारी वैल्यूज पुट करनी है और आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। क्लियर, और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर मिलेगा आपको 3 इंटू 10⁻17 के आसपास आएगा ये आंसर, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं इसमें, इसके बाद इसमें ये और पूछ रहे हैं कि फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी एक ही बात होती है, उसका फॉर्मूला तो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको फाइंड करना है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी आई है, 3 इंटू 10⁻17, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, तो 10⁻3। सब कुछ केजी पर मीटर क्यूब में चल रहा है, तो सब कुछ केजी पर मीटर क्यूब में ही पुट करेंगे। ये भी केजी पर मीटर क्यूब, ये भी केजी पर मीटर क्यूब, तो ये मिल जाएगा 3 इंटू 10⁻14, ये आ जाएगी रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि केजी पर मीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल है लेकिन। ए न्यूट्रॉन स्टार हैज़ ए डेंसिटी इक्वल टू दैट ऑफ न्यूक्लियर मैटर। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार की वही डेंसिटी होती है जो न्यूक्लियर मैटर की होती है, जो पिछले क्वेश्चन में फाइंड करी थी, तो वो आ गई थी डेंसिटी आपकी 3 इंटू 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब। एज्यूमिंग स्टार टू बी स्फेरिकल, स्टार जो है वो स्फेरिकल है, फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार हुज मास दिया उस न्यूट्रॉन स्टार का 4 इंटू 10⁻30 केजी, और उसकी आपको रेडियस पूछिए, फाइंड द रेडियस, और न्यूट्रॉन स्टार है कैसा आपका, स्फेरिकल। ठीक है, तो स्फेरिकल की जो डेंसिटी होगी, का सिंपल फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर इसकी रेडियस आर है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। तो फटाफट सारी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ से, ये तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू मास कितना है, तो मास है आपका 4 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻17। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4/3 इंटू 10⁻30 माइनस 17 करेंगे तो ये 13 बचेगा आपका। ठीक है, और 4/3 से 4/3 कैंसिल, तो आर क्यूब कितना आ गया, आर क्यूब आ गया 10⁻13 डिवाइडेड बाई पाई। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं कि 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या 10 से 13 है तो इसको 12 लिख लेते हैं। ठीक है, 10⁻12 लिख लेते हैं इसको, और क्या चाहिए 10/पाई। ठीक है, अब आपको चाहिए रेडियस, तो रेडियस मिल जाएगी क्यूब रूट ऑफ 10/पाई इंटू R⁻12 का क्यूब रूट करेंगे तो ये आ जाएगा R⁻4, सॉरी
10 की पावर 12 का क्यूब रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो इसका जो अराउंड आंसर मिलेगा आपको, ये अराउंड मिलेगा आपको 1.5 के आसपास। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, उसका क्यूब रूट अगर आप लोगे तो 1.5 के आसपास आपको आंसर मिलेगा, और इंटू 10 रेज़ पावर 4, तो ये कितना मिल जाएगा, ये बन जाएगा 15 इंटू 10 रेज़ पावर 3 मीटर, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं हम, अराउंड 15 किलोमीटर। क्लियर। तो जब आप ढंग से समझो, न्यूट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि जिसका मास सन के मास का भी डबल है। वो सिर्फ कितनी रेडियस का स्फीयर है, वो सिर्फ 15 किलोमीटर की रेडियस का स्फीयर है, सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर की रेडियस का स्फीयर, ठीक है। तो न्यूट्रॉन स्टार जो होता है उसकी डेंसिटी बहुत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है उसकी डेंसिटी। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल है और उसका आपको मास फाइंड करना है। इट्स बाइंडिंग एनर्जी गिवन है 28.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल को अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से बनाएं तो 2 प्रोटॉन चाहिए आपको और 2 न्यूट्रॉन चाहिए, और इनसे मिलके अल्फा पार्टिकल बन जाता है। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, ट्वाइस He4, ठीक है। इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखें, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा तो वो हो जाएगा आपका मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, एम अल्फा कह देते हैं इसको, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू ये हो गया मास डिफेक्ट इंटू 931.5 MeV, ठीक है। तो ये सिंपल बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है। बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है कि जब हम किसी पार्टिकल को, किसी न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पार्टिकल से मिलकर बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो मैंने इस अल्फा पार्टिकल को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनाया, तो जो मास डिफेक्ट होगा उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब आपको बाइंडिंग एनर्जी भी गिवन है 28.2, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन भी पता होता है आपको, AMU में सारी वैल्यूज पुट करनी है। मास ऑफ प्रोटॉन भी पता होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी पता होता है, और बाइंडिंग एनर्जी भी पता है। तो यहाँ से सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो आप सारी वैल्यूज पुट करो। बुक एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में उन्होंने मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, सारी वैल्यूज पुट करो, आपको वहाँ से क्या मिलेगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक फॉलोइंग रिएक्शन दी आपको, ये है लिथियम के साथ एक प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं और उससे 2 अल्फा पार्टिकल बन रहे हैं, अल्फा पार्टिकल प्लस अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो उससे पहले मास डिफेक्ट फाइंड करें। तो जो मास डिफेक्ट आएगा डेल्टा एम, तो वो होता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ लिथियम, तो वो कितना दिया है 7.0160, प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, तो वो बुक में स्टार्टिंग में दिया है आपको, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.007276, 1.007276 माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो 2 अल्फा पार्टिकल हैं तो 2 इंटू एक का मास कितना दिया 4.0026, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करते हैं ये कितना आने वाला है। तो एक तो है 7.0160, ठीक है। उसमें क्या ऐड कर देना है, सबसे पहले आपने प्लस 1.007276, ठीक है। ये ऐड हो गया और उसमें से क्या माइनस करना है, माइनस 4.0026 माइनस 4.0026, एक बार फिर माइनस कर देते हैं, माइनस 4.0026, तो यह 0.018076, ठीक है। तो ये आ गया डेल्टा एम, मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 931 से, ठीक है। तो इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा आपको 16.82, तो 16.83 कर देते हैं इसको अप्रॉक्सीमेट, 16.83 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होगी इस रिएक्शन में रिलीज, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 79 AU197, ठीक है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको पहले फॉर्म करते हैं इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स से। तो 79 तो इसको चाहिए प्रोटॉन्स प्लस
197 माइनस 79 ये कितना आ जाएगा, 118 के आसपास आ जाएगा। 197 माइनस 79 करेंगे तो 118 इसको चाहिए न्यूट्रॉन्स। एक बार चेक कर लेते हैं ठीक किया है कि नहीं। 118 प्लस 79 197, ठीक है ठीक है। इतने न्यूट्रॉन्स चाहिए तब जाके इसका न्यूक्लियस बनेगा गोल्ड का, ठीक है। 79 197, ठीक है। तो इसकी आपसे पूछिए कि ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है कि इसमें जो मास डिफेक्ट होगा वो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो आने वाली है, बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। जब कोई एटम अपने कॉन्स्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर जब हम किसी एटम को बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। या फिर इसको उल्टा भी कह सकते हो, अगर किसी न्यूक्लियस में हम बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो अपने कांस्टेंट पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट पार्टिकल्स जब एटम बनाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज कर देते हैं, अगर हम एटम में बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एटम अपने कांस्टेंट पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो कितनी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी तो वो जरा ढंग से देखना, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू 931। मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है, तो 79 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 118 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो वो कितना दिया, 196.96 यू, 196.96 यू एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये देखते हैं कितना आने वाला है, 79 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये है 79 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया आपको, तो मास ऑफ प्रोटॉन बुक में प्रोवाइड किया है, तो वो है आपका 1.007276 इंटू 1.007276, ये मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इतना आ गया। अब इसमें ऐड करना है आपने, ठीक है। ऐड करते हैं जितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो ब्रैकेट लगा के मैं इसको सॉल्व करता हूँ। कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो है वो हैं 118 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है 1.00866 तो 1.00866, ठीक है। तो ये टोटल कितना बन गया आपका, टोटल बन गया 198.597274 कुछ ऐसे है। और उसमें हमें क्या माइनस कर देना है, माइनस वो है आपका 196.96, तो 196.96, तो ये बन गया 1.637274 के आसपास, ठीक है। और इसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 931 से, तो इंटू 931, तो 1524.3 कह देते हैं इसको, 1524.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसमें रिलीज होगी, ठीक है। तो इसमें किससे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मास डिफेक्ट में 931 MeV से, ठीक। तो इतनी एनर्जी इसमें रिलीज होगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना हो जाएगा, तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो 1524.3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम है, तो वो कितना दिया 197, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं, तो डिवाइडेड बाई 197, तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 197, तो ये आ जाएगा 7.73 या 7.74, जो 7.74 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। 6th क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इफ यूरेनियम 238 एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। तो फर्स्ट पार्ट में यही है कि एक यूरेनियम 238 है वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, तो मैंने ये बनाया यूरेनियम 238, अगर वो अल्फा पार्टिकल एमिट कर देगा 2He4 तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थोरियम 234 में, ठीक है। तो इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा ई, तो वो होता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो मास ऑफ यूरेनियम में से किसका मास माइनस कर देंगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ थोरियम, और ये जो भी मास डिफेक्ट आएगा उसमें उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
या 931.5 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं कितना आने वाला है। ये मास ऑफ यूरेनियम कितना दिया है, तो मास ऑफ यूरेनियम 238.0508। क्या माइनस करना है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस मास ऑफ थोरियम, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना, 931.5 से, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। 238.0508 प्लस माइनस 4.00260, ठीक है। फिर माइनस 234.04363, ठीक है। तो ये आया इतना मास डिफेक्ट, और इसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो इंटू 931.5, तो ये एनर्जी आ जाएगी आपके 4.256955, ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.256955 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको 4.25 या 4.25 तक लिख देते हैं। तो जो एनर्जी डिफरेंस आया, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई इस रिएक्शन में, 4.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द एनर्जी सप्लाइड टू यूरेनियम 238 इफ़ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स आर टू बी एमिटेड 1 by 1, ठीक है। अब आपको क्या है कि एक यूरेनियम का है, यूरेनियम 238, और पूछा इसमें कितनी एनर्जी सप्लाई करें ताकि इसमें से 2 प्रोटॉन्स निकल जाएं और 2 न्यूट्रॉन्स निकल जाएं, 1 by 1 एक एक करके निकलेंगे, ठीक है। तो जो बचेगा, तो ये ओवरऑल अल्फा पार्टिकल जैसे ही कुछ निकला है, और जो बचेगा वो थोरियम का न्यूक्लियस बच जाएगा 234, ठीक है। तो पूछा है कि इसमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी आपको। अब ये कह रहे हैं एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसका मतलब जो प्रोडक्ट्स का मास होगा वो ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट्स का मास कम होगा, क्योंकि इसमें कोई मास डिफेक्ट नहीं हुआ है। मास डिफेक्ट नहीं हुआ है, बेसिकली मास इसमें गेन हुआ है। जब मास गेन हुआ है तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, डेल्टा ई सप्लाई, जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो इसमें होगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि इसमें मास लॉस नहीं हुआ है, इसमें मास गेन हुआ है, और मास गेन हुआ है तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट्स का मास ज़्यादा होगा, तो मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स इंटू 931.5 MeV, ठीक है। तो फटाफट सारी वैल्यूज पुट करते हैं। मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, तो 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन आपको कितना दिया, तो वो दिया आपको या फिर मैं ये आप पे छोड़ सकता हूँ, आप सारी वैल्यूज़, मास ऑफ प्रोटॉन्स पता होता है, मास ऑफ प्रोटॉन्स पता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है, थोरियम का मास पता है, उसमें से यूरेनियम का मास माइनस कर देना है, 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन ये भी काफ़ी सिंपल है। इसमें भी यही पूछ रहे हैं, फाइंड द एनर्जी लिबरेटेड इन द रिएक्शन। तो जो एनर्जी लिबरेट होगी रिएक्शन में, तो हो जाएगी मास डिफेक्ट इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो मास डिफेक्ट कितना होगा, तो वो हो जाएगा मास ऑफ रेडियम माइनस मास ऑफ लेड PV माइनस मास ऑफ कार्बन इंटू 931.5 MeV। रेडियम का मास कितना दिया, 223.018, 208.981 माइनस 14.003, ठीक है, इंटू किससे मल्टीप्लाई करने है, 931.5 से। तो देखते हैं कितना आने वाला है ये, 223.018, ठीक है, प्लस माइनस करना है, माइनस 208.981, 208.981 माइनस 14.003, तो ये कुछ आया, और इसको एनर्जी में कन्वर्ट करें तो इंटू 931.5, तो 31.67 जो एनर्जी लिबरेट होगी वो जाएगी 31.67 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतनी एनर्जी इस रिएक्शन में क्या होगी, लिबरेट होगी। 8th क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी सिंपल है ये।
शो दैट द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू सेपरेट ए प्रोटॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियस विद जेड प्रोटॉन एंड एन न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर जेड प्रोटॉन्स है और एन न्यूट्रॉन्स हैं, और उसमें से एक प्रोटॉन रिमूव करना है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो वो इतनी होगी, वो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन से तुरंत क्लियर हो जाएगा। मान लिया एक कोई न्यूक्लियस है जिसके जेड प्रोटॉन्स हैं और एन न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, एन न्यूट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका मास नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा जेड प्लस एन। ठीक है, उसमें से एक प्रोटॉन रिमूव करना है। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो होता है आपका 1H1। 1H1 का जो न्यूक्लियस होता है वही क्या होता है, प्रोटॉन। तो प्लस क्या बचेगा, प्लस एक अलग एलिमेंट बचेगा Y, तो उसका ये जो एटॉमिक नंबर है वो एक कम हो जाएगा Z-1, और मास नंबर भी एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा Z-1 प्लस n। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन के लिए कितनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, तो अगर आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है इस रिएक्शन में, ठीक है, तो एनर्जी सप्लाई करने का मतलब ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनका मास ज़्यादा होगा और रिएक्टेंट्स का मास क्या होगा, कम, तभी हम एनर्जी क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स इंटू, अगर ये मास केजी में है तो इंटू सी स्क्वायर करेंगे, अगर ये मास एएमयू में है तो इंटू 931.5 करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं गिवन है तो इसको हम ऐसा यूनिट्स केजी में मानते हैं, तो ये क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो इक्वेशन लिखेंगे हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ इसका एटॉमिक नंबर है Z-1 और मास नंबर और न्यूट्रॉन्स का नंबर n ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स, तो Z, n। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एक कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उतने के उतने बने रहेंगे। ठीक है, और इसमें अगर ये सारे मासेज आपके केजी में हैं तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर से, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला जो लगा रहे हैं एनर्जी का, मास एनर्जी कंजर्वेशन, तो वो है m इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मास डिफेक्ट नहीं हुआ है, इसमें मास गेन हुआ है, तो इसलिए हमने क्या किया है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी में। ठीक है, जैसा 8th क्वेश्चन है एग्जैक्टली वैसा ही 9 क्वेश्चन है, उसमें हमने प्रोटॉन को रिमूव किया था, इसमें हम न्यूट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। तो एक न्यूक्लियस है जिसका मास, जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हैं Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हैं n। ठीक है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, एक न्यूट्रॉन हमने अलग कर लिया है। ठीक है, तो अब जो एटम बनेगा, ठीक है, उसका उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो Z ही होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, n-1। ठीक है, और इसमें पूछ रहे हैं कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो एनर्जी अगर देनी पड़ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें मास डिफेक्ट नहीं हुआ है, इसमें मास गेन हुआ है, और जो आपने एनर्जी दी है उस मास गेन में, उस मास में जो गेन हुआ है उसमें कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स का मास है वो ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स का मास कम है, तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो वो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स इंटू, अगर ये मास केजी में तो इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनने वाली है, तो बनने वाली है मास ऑफ Zn-1 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ Zn, ये दोनों का सम हो गया, बन गया मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये है मास ऑफ रिएक्टेंट्स इंटू सी स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर किसी न्यूक्लियस में से आप एक न्यूट्रॉन रिमूव करना चाहते हो तो। ठीक है, 10 क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या एक फॉस्फोरस है और वो बीटा डिके करता है और सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। इक्वेशन अगर लिखें इसकी, तो जो फॉस्फोरस होता है वो 15p32 होता है, ये 32 वाला है, और ये बीटा डिके कर रहा है और सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। सल्फर जो होता है वो 16 होता है, ऑक्सीजन ग्रुप फैमिली का ये एटम है 32, और एक बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। जब भी कहीं सिंपल बीटा पार्टिकल लिखा हो तो माइनस बीटा पार्टिकल होता है वो। ठीक है, -1 बीटा 0। ठीक है, वैसे बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन कहीं सिंपल लिखा है बीटा पार्टिकल, तो या तो आप देखो जैसे कि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये 15 से 16 हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे -1 होना चाहिए, तभी -1 और 16 मिलकर क्या हो जाएंगे 15। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, और जब बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो सिर्फ बीटा पार्टिकल एमिट नहीं करता है, एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट करता है। ठीक है, बीटा माइनस के साथ एंटी न्यूट्रिनो, बीटा प्लस के साथ न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द एंटी न्यूट्रॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल। ठीक है, एंटी न्यूट्रॉनों की एनर्जी और बीटा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, इनका सम, इनका जो टोटल एनर्जी है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो एक चीज़ ज़रा समझो आप इसमें
जब बीटा डिके होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, जो कुछ भी मास डिफेक्ट होगा उससे जो कुछ भी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रॉनों की एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है, ठीक है। उस एनर्जी का थोड़ा सा पार्ट बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, रिमेनिंग पार्ट एंटी न्यूट्रॉनों की एंटी न्यूट्रॉनों की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये दोनों की एनर्जी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इनकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, वो इस पूरी रिएक्शन की एनर्जी है, ठीक है। तो जरा ढंग से देखना, जैसे मान लिया ये रिएक्शन हुई, बीटा डिके हुआ और मान लिया इसमें मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, मान लिया ऐसे, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, तो इसमें से एक पार्ट किसके पास जाने वाला है, बीटा पार्टिकल के पास, दूसरा पार्ट किसके पास जाने वाला है, एंटी न्यूट्रॉन के पास, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन इनके पास पहुंचते हैं। जैसा ऐसा भी हो सकता है बीटा पार्टिकल के पास पहुंचे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो एंटी न्यूट्रॉन है उसके पास पहुंचे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा भी हो सकता है कि बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रॉन 5 और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शेयर करें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि बीटा पार्टिकल के पास एनर्जी पहुंचे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंटी न्यूट्रॉन के पास एनर्जी जो पहुंचे वो पहुंचेगी आपकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इनका जो सम है वो हमेशा कितना रहना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखते हैं, और आपसे ये सम ही पूछा गया, टोटल एनर्जी पूछी है आपसे, ठीक है। और साथ में कह रहे हैं नेग्लेक्ट द रिकॉइल ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। ये जो डॉटर न्यूक्लियस है इसके रिकॉइल की स्पीड आपको नेग्लेक्ट कर देनी है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या माननी है, 0। तो यहाँ से एकदम क्लियर हो जाता है कि इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी क्रिएट होगी, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो सिर्फ और सिर्फ कौन शेयर करेंगे, बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रॉन, क्योंकि ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है कुछ भी एनर्जी शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो फाइंड करें अगर उसको, तो डेल्टा ई का फॉर्मूला होगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी कितनी है, तो वो है 31.974 माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो सल्फर की पहले माइनस करते हैं, 31.972 माइनस बीटा पार्टिकल बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो आप ले सकते हो पॉइंट्स, एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में आपको दिया है 0.000, उसके बाद है 5486, ठीक है। और उसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 931.5 से, ठीक है। तो ये आंसर मिलेगा आपको MeV में। तो देखते हैं जरा कितना आने वाला है ये, कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं इसमें। 31.974 माइनस 31.972 माइनस 31.972 माइनस 0.000548 और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 931.5 से। तो 1.35 लिख देते हैं, 1.35 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी, और जो कौन कौन शेयर करेंगे, बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मास है काफ़ी कम होता है, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास निगलेक्ट कर दें, ठीक है, इस मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम निगलेक्ट कर दें तो जो एनर्जी रिलीज आने वाली है तो वो हो जाएगा 31.974 माइनस 31.972, तो इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.002 इंटू 931.5। तो इसको देखें कितना आएगा, ये 0.002 इंटू 931.5, तो ये आ जाएगा 1.86 के आसपास MeV, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास निगलेक्ट कर देते हो तो इतना आंसर मिलेगा, और उसको भी काउंट करते हो तो आपको मास इतना मिलेगा, ठीक है, मास नहीं एनर्जी। 11th क्वेश्चन में कंसेप्ट मैं बता देता हूँ आपको, कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेनी है। ए फ्री न्यूट्रॉन बीटा डिकेज टू ए प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन है और बीटा डिके होता है, ठीक है, यानी इसमें, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो बीटा पार्टिकल्स की फॉर्म में वो क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन, -1 बीटा 0, ठीक है। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन जब डिके करता है तो प्रोटॉन बनाता है और क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हाफ लाइफ दी है इसकी, हाफ लाइफ दी है 14 मिनट्स के आसपास, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा डिके कांस्टेंट, तो हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट में रिलेशन होता है। जो हाफ लाइफ होती है आपकी टी हाफ, वो हो जाती है आपकी ln2 अपॉन डिके कांस्टेंट लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या होता है, डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट अगर आपको फाइंड करना है तो ये आ जाएगा आपका ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ कितना, 14 मिनट्स, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा पर मिनट,
ठीक है। इसको अगर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो ये बन जाएगा ln2 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 60, तो ये जाएगा पर सेकंड। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से कि कितना आने वाला है। तो कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करते हैं इसको। टू का लेना है ln 0.6931 होता है, 0.6931 डिवाइडेड बाई 14 0.0495 डिवाइडेड बाई 6 0.00825, तो 8.25 इंटू 10⁻³ 8.25 इंटू 10⁻³ और मैंने 6 से डिवाइड किया, 60 से डिवाइड नहीं किया, तो 10 एक नीचे रह जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 8.25 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड। ये आ जाएगा आपका डिके कांस्टेंट लैम्डा। कंप्लीट द फॉलोइंग डिके स्कीम्स, कुछ रिएक्शंस दिए आपको 3 और ये कंप्लीट करनी है आपको। तो पहले ये 88 226 और उसमें अल्फा पार्टिकल रिमूव कर रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल होता है आपका ट्वाइस He4, तो इसमें एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीज़ हो जाएगा और मास नंबर में 4 से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो कुछ भी बनेगा उसका ये होगा 86 और ये होगा आपका 222। ठीक है, जो कुछ भी होगा ये। ठीक है, सेकंड देखते हैं, ऑक्सीजन से फ्लोरीन बन रही है और ये 1919 है, यहाँ तो ठीक है, और ये जो एटॉमिक नंबर है वो 1 इंक्रीज़ हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होगा, एक निगेटिव बीटा पार्टिकल रिमूव हो रहा हो, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर देखोगे तो 9 - 1 ही कितना हो सकता है, 8। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो एंटी न्यूट्रॉनो भी एमिट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रॉनो, पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रॉनो। ठीक है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल के साथ एंटी न्यूट्रॉनो और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल के साथ न्यूट्रॉनो। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये 25 तो ये सेम ही है और 13 से डिक्रीज होकर 12 हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिट होगा, तभी 12 + 1 क्या हो सकते हैं, 13। और जो अगर पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है, पॉजिट्रॉन एमिट हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या एमिट होगा उसके साथ, न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये सारी कंप्लीट हो गई हैं। 13 क्वेश्चन करते हैं, इसमें कॉपर का न्यूक्लियस है वो निकल में डिसइंटीग्रेट हो रहा है और साथ में एक पॉजिट्रॉन बीटा प्लस पार्टिकल एमिट हो रहा है और बीटा प्लस पार्टिकल के साथ न्यूट्रिनो एमिट होता है। ठीक है, तो ये कॉपर है और ये कॉपर डिके हुआ आपका निकल में, साथ में निकला एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिट्रॉन और उसके साथ निकलता है आपका न्यूट्रिनो। ठीक है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसमें पहले डिस्कस कर लेते हैं इसमें होता क्या था। इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो कौन शेयर करते हैं, ये तो काफ़ी हैवी होते हैं, तो इनकी रिकॉयल स्पीड तो जीरो होती है। ठीक है, इसकी रिकॉयल स्पीड तो जीरो होती है, इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो मिलकर शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको, अगर मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बीटा के पास 10 मिल जाए और न्यूट्रॉन के पास फिर कितनी हो जाए, 0, मैक्सिमम केस, एक्सट्रीम केस। दूसरा एक्सट्रीम केस ये भी हो सकता है कि न्यूट्रॉनो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले ले और बीटा पार्टिकल को कितनी मिले, 0। और इनके बीच की जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 8, ये 2, ये 5, ये 5, ये 2, ये 8, जितने भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही, तो इसमें क्या क्या रहे हैं वो, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैरिड बाई पॉजिट्रॉन। ये जो पॉजिट्रॉन है इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब जितनी भी एनर्जी इसमें रिलीज हुई है वो सारी पॉजिट्रॉन ने ले ली होगी। इस एंटी न्यूट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली होगी, ऑलमोस्ट 0। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी लिबरेटेड के बराबर भी होगी, और वो कितनी है, 0.650 MeV। ठीक है, फिर ए पार्ट में क्या कह रहे हैं, ए पार्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो व्हेन विच वाज एमिटेड टुगेदर विद द पॉजिट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0.150 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 0.150 ले ली उसने पॉजिट्रॉन ने, तो पूछा न्यूट्रॉन के पास कितनी बचेगी। ठीक है, तो यहाँ जरा ढंग से देखो, टोटल एनर्जी है 0.65 MeV, उसमें से 0.15 MeV किसने ले ली है, आपकी पॉजिट्रॉन ने, बीटा प्लस ने। तो न्यूट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बची, तो न्यूट्रॉन के पास इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 0.5 MeV। ठीक है, न्यूट्रॉन के पास इतनी एनर्जी बची। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस न्यूट्रॉनो। मोमेंटम आपको फाइंड करना और प्रॉपर यूनिट्स हैं kg × मीटर्स/सेकेंड। ठीक है, और यूज़ द फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर द फोटोन। फोटोन के लिए जो फॉर्मूला है वही आपको न्यूट्रॉन के लिए लगाना है। ठीक है, तो फोटोन के लिए एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है E = PC। ठीक है, वैसे जनरल जो फॉर्मूला होता है E का, तो वो होता है √m0 c² का होल स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन फोटोन के लिए ये जो रेस्ट मास होता है वो कितना हो जाता है 0, तो ई इक्वल टू सिर्फ कितना आ जाएगा पी सी। एनर्जी आप फाइंड कर ही सको, आपको मोमेंटम फाइंड करना, तो मोमेंटम कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो मोमेंटम मिल जाएगा आपको ई बाई सी। एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी है 0.5 MeV, मिलियन का मतलब 10⁻⁶ कर लेते हैं इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल्स में कन्वर्ट करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गई एनर्जी जूल्स में, ठीक है, और सी 3 इंटू 10⁸, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना है, आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन करते हैं। पोटेशियम 40 के 1940 डिके इन 3 मोड्स, 3 मोड्स में डिके कर रहा है। इट कैन डिके बीटा माइनस, डिके बाय बीटा माइनस एमिशन, बीटा प्लस एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। राइट द इक्वेशंस ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बीटा माइनस एमिशन, तो ये बीटा माइनस एमिशन अगर कर रहा है तो ये बीटा माइनस बना है, तो जो कुछ भी बनेगा उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 माइनस 1 ही कितना होना है 19, ठीक है। और 20 किसका होता है, कैल्शियम का, तो कैल्शियम 40। फर्स्ट ये हो गई। सेकेंड रिएक्शन बीटा प्लस एमिशन करना है, तो एटॉमिक नंबर जो है वो एक अमाउंट से कम हो जाएगा, ठीक है। तो 19 था, 90 में एक खत्म हो गया, तो कितना बचा आपका 18, और 18 जो होता है वो आर्गन का होता है 40। थर्ड, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो जरा आप देखो इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन इसने कैप्चर कर लिया, तो -1 E0, तो अब -1 19, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 18 आर्गन 40, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन हो गई, तीनों प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग। फिर कह रहे हैं फाइंड द क्यू वैल्यूज इन ईच ऑफ द 3 केसेस, ठीक है। तीनों केसेस की क्यू वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्यू वैल्यू आप खुद से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आपको इन सबके मासेस पता है, इसका भी मास पता है, इसका भी मास, आर्गन का भी मास, सबका मासेस पता है, तो इस मास पता है, तो आप इसकी क्यू वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। जो बेसिक फॉर्मूला होता है क्यू वैल्यू का वो होता है मास ऑफ, मैं ऐसा लिखता हूँ इसको, मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू, अगर ये सारे मास AMU में है तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब जरा ढंग से देखना, अगर क्यू वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई, तो पॉजिटिव तभी आ सकती है जब प्रोडक्ट का मास ज़्यादा हो, रिएक्टेंट का मास कम हो, ठीक है। तो अगर आपकी क्यू वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब समझना एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी आपको, और अगर क्यू वैल्यू निगेटिव आती है तो समझ लेना एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी रिएक्शन में लिबरेट होगी, एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। ठीक है, अगर पॉजिटिव आती है क्यू वैल्यू तो इसका मतलब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और नेगेटिव आती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एनर्जी रिलीज होगी वहाँ से, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर मैं लिखता हूँ मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो रिएक्टेंट्स का मास ज़्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है, तो अगर एनर्जी पॉजिटिव आती तो एनर्जी रिलीज होती, और एनर्जी नेगेटिव आती तो एनर्जी क्या होती, लिबरेट होती, ठीक है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मली फार्मूला यूज़ किया जाता है क्यू वैल्यू का, ठीक है, तो उसमें क्यू वैल्यू का जो फार्मूला यूज़ किया जाता है नॉर्मली, तो वो होता है रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू 931.5 MeV जनरली, ठीक है। क्योंकि ये जब रिएक्शन होती है तो मास डिके होता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी रिलीज तभी होगी जब रिएक्टेंट्स का मास ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट्स का मास कम होगा, ठीक है। तो जनरली जो फार्मूला यूज़ किया जाता है नॉर्मली, तो वो ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अगर रिएक्टेंट्स का मास ज़्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है, तो एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज। एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है, ठीक है। तो अगर क्यू वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाती है तो समझ लेना एनर्जी क्या हो गई है, रिलीज। क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो समझ लेना एनर्जी क्या हो गई है, एब्जॉर्ब, ठीक है। प्रोवाइडेड अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप इसी को फिक्स कर लो अपनी मेमोरी में, और यही यूज़ करना है, और उसी के हिसाब से आपको साइन कन्वेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो पॉजिटिव तभी होगा जब रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का मास कम होगा, और रिएक्टेंट का मास ज़्यादा, प्रोडक्ट का मास कम है, तो मास डिफेक्ट हो रहा है इसका मतलब, और मास डिफेक्ट हो रहा है तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ से, ठीक है। 15th क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, लिथियम है, उसका Z3 होता है, हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप्स हैं, एक तो है लिथियम 3,6 और एक है लिथियम आपका 3,7, 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, ठीक है। और कह रहे हैं व्हेन न्यूट्रॉन्स आर बॉम्बार्डेड ऑन लिथियम सैंपल, इस लिथियम सैंपल में पे न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और अल्फा पार्टिकल्स एमिट्स होते हैं, ठीक है। तो पूछा आपसे न्यूक्लियर रिएक्शन आपको लिखनी है, ठीक है। तो मान लिया अगर आपने इस पर एक न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया,
तो ये बन गया आपका लिथियम 37, ठीक है। तो अभी अगर आपको अल्फा पार्टिकल एमिट करना है तो एटलीस्ट यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका 8, ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का होता है ट्वाइस He4, तो 2 अल्फा पार्टिकल तब निकलेंगे जब यहाँ पे 4 4 यानी यहाँ पे कितना होगा 8, यानी इस पर हम एक बार फिर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करेंगे और ये बन जाएगा 3 लिथियम 8। अब ये डिके हो सकता है, ये डिके हो जाएगा, दो तो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे ट्वाइस He4 प्लस ट्वाइस He4, दो तो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे आपके। अच्छा अब जरा देखो अब और क्या निकलना, और क्या निकलेगा यहाँ पे, तो मास नंबर तो कंजर्व है 4 4 8, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो 2 और 2 यहाँ पे 4 है और यहाँ पे सिर्फ कितना है 3, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी एमिट करते हैं, तो -1 बीटा 0, ठीक है, निगेटिव बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन जाएगी, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ आपको एक न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराना पड़ेगा, और जैसे ही एक न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट होगा ये उसको एब्जॉर्व करेगा, 3Li8 बन जाएगा, ठीक है। अब ये डिके करेगा, और ये जब डिके करेगा तो दो तो हीलियम के न्यूक्लियस निकलेंगे ट्वाइस He4 प्लस एक क्या निकलेगा आपका इलेक्ट्रॉन -1E0। इलेक्ट्रॉन को आप -1E0 भी लिख सकते हो और -1 बीटा 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। निगेटिव बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस इसमें चलेंगी, ठीक है।